हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th के हिंदी सीबीएसई बोर्ड से यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन के द्वारा लिखा गया कविता है। इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लेखन है, यह दंतुरित मुस्कान बाबा नागार्जुन एक छोटे से बच्चे के बाल्यावस्था की खूबसूरती को चित्रित किए हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ये बात तक की चित्रित की गई है जब बच्चा 6 से 8 महीने का हो, जिसमें कि 6 से 8 महीने के ऊपर जाने पर बच्चे के छोटे छोटे दांत आने लगते हैं। तो उसी समय के छवि को बाबा नागार्जुन ने चित्रित किया है। बताते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। अर्थात कि ये जो तुम्हारे छोटे छोटे दांत हैं, इन दांतों की जो मुस्कान है, यह क्या करती है, मृतक अर्थात कि मृत्यु समान व्यक्ति में भी क्या डाल देती है, जान डाल देती है। मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देती है। यथार्थ यहाँ अगर हम देखें तो अतिशयोक्ति हो रही है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मर गया हो तो वो जिंदा नहीं हो सकता है, किंतु यहाँ और बात को ऐसा कहा जा रहा है कि मृतक में भी जान डाल देती है। अर्थात कि उस व्यक्ति की जो आशाएं मर गई हो, निराशा हो गया हो, वो आशाएं फिर से क्या हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर भाव को इस प्रकार से हम समझे तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है। धूल धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाए। धूल धूसर का अर्थ यहाँ पर यह है कि धूल में सना हुआ जो छोटा बच्चा है, धूल धूसर तुम्हारे यह गात, गात का अर्थ होता है शरीर। जो धूल में छोटे बच्चे का जो शरीर सना हुआ है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ यहाँ से है कमल के पुष्प से। ऐसा लग रहा है कि जो कमल का पुष्प है वो तालाब को छोड़ करके कहाँ खिल रहा है, हमारी झोपड़ी में खिल रहा है। जो कमल का पुष्प है वो तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में क्या कर रहा है, खिल रहा है। अगली लाइन पर चलते हैं, तो परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और कह रहे हैं परस मतलब होता है स्पर्श करना या छूना। तो बता रहे हैं बाबा नागार्जुन कि तुम्हें छूकर क्या हो जाता है, हमारे मन के प्राण क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। यथार्थ कि बताते हैं पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और ऐसा लगता है कि तुम्हारे कोमल स्पर्श को जब मैं छू लेता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। और ऐसा लगता है जैसे कि हमारे मन में जो कठिन पाषाण मतलब होता है पत्थर, जिस प्रकार कठिन अर्थात कि कठोर पत्थर भी पिघल करके क्या हो जाता है, जल बन जाता है। ऐसा लगता है तुम्हें छूने पर। जब तुम्हें छू लेता हूँ, तुम्हारे स्पर्श कोमल शरीर को छू लेता हूँ, तो जो मेरे मन के अंदर कठिन पाषाण अर्थात कि जो दुखी मेरा मन है, जो कठिन पाषाण पत्थर की तरफ कठोर हो गया है, वो भी पिघल कर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बास था की बबूल। यहाँ पर इस लाइन की तरफ आते हैं, बड़ा अच्छा लाइन है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि शेफालिका का फूल, शेफालिका क्या है। शेफालिका एक सदाबहार वृक्ष है जो 12 फुट का होता है, जिसकी लंबाई 12 फीट होती है। और इसके जो पुष्प हैं, फूल जो हैं, वो बड़े सुगंधित होते हैं शेफालिका के। तो यहाँ पर क्या कवि कह रहे हैं नागार्जुन जी कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बास था की बबूल। अब यहाँ पर इस लाइन पर हम आते हैं, तो बास और बबूल क्या कह रहे हैं कि तुम्हें छू लेने से बास और बबूल की भांति कठोर जो वृक्ष हैं, तो वो भी क्या करते हैं, शेफालिका के पुष्पों की तरह क्या हो जाते हैं। जैसे शेफालिका के पुष्प गिरने लगते हैं सुगंधित होकर, सुगंधित पुष्प, ऐसे बांस और बबूल के वृक्ष भी क्या हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। कब, तुमको छू लेने के बाद। एक
भावार्थ इसमें ये भी लिया जा सकता है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल बाँस था कि बबूल। अर्थात कि कवि का ये दूसरा अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ ये लिया जा सकता है कि बाँस और बबूल के भांति जो मेरा मन सूक्ष्म और कठोर हो गया था, वो तुमको छू लेने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे शेफालिका के पुष्प के भांति मेरे जीवन में सुगंध, मेरा जीवन जो है वो क्या हो गया है, सुगंधित और सरस हो गया है। जो मेरा जीवन नीरस हो गया था, बाँस और बबूल के वृक्ष की भांति सूक्ष्म कठोर नीरस हो गया था, वो मेरा मन तुमको छू लेने के बाद कैसा हो गया है, शेफालिका के पुष्प की भांति सुगंधित और सरस हो गया है। चलिए आते हैं अगली लाइन पर, अगली पंक्ति पर। आगे लाइन पर आते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। बाबा नागार्जुन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। क्या कहते हैं अगली लाइन में, कवि कहते हैं कि देखते ही रहोगे अनिमेष, और तुम ऐसा लगता है कि बिना पलकों को झपकाए लगातार मुझे देखते ही रहोगे। थक गए हो, ऐसा लग रहा है कि अब तुम थक गए हो। आंख लूं मैं फेर, क्या मैं अपनी आंख को फेर लूं, अर्थात कि मैं दूसरी तरफ घूम जाऊं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। और कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझसे पहली मुलाकात में, पहली भेंट में परिचित नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ हमारे बीच और तुम्हारे बीच की माध्यम न बनी होती, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तो ना ही मैं तुम्हें देख सकता और ना ही तुम्हारे इस दंतरित मुस्कान को देख सकता और ना ही मैं तुमको जान पाता। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान और तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान को मैं न ही देख सकता और न ही जान पा सकता। यह बीच का जो माध्यम है वो तुम्हारी माँ है, जिसके कारण से मैं तुम्हारे दंतरित मुस्कान को और देख सकता हूँ और तुम्हें जान पाया हूँ। अगली लाइन पर आते हैं तो यहाँ क्या कहते हैं, बाबा नागार्जुन कहते हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। हे बालक, तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी क्या है, धन्य है। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तो क्या हूँ, प्रवासी हूँ। चीर प्रवासी, प्रवासी का अर्थ होता है दार्शनिक। दार्शनिक या घूमने फिरने वाले, कहीं भी घूमने जाने आने वाले। तो मैं क्या हूँ, मैं तो प्रवासी हूँ। मैं इतर मैं कोई अन्य हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और इस मेहमान से हे बालक तुम्हारा क्या संपर्क रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मध पर, और जो माँ की उंगलियां हैं वो क्या कराती हैं, तुम्हें मधु पर कराती हैं। मधु पर का मतलब कि स्तनपान जो कराती हैं वो क्या कराती है, माँ कराती है। और जो तुम्हें प्यार देती है वो माँ की उंगलियों से तुमको प्यार मिलता है। देखते तुम इधर कनखी मार, और जब तुम मुझे इधर, कनखी मार का अर्थ होता है तिरछी निगाहों से, निगाहों से। और
जब तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखते हो और होती जब की आंखें चार, और जब हमारी आंखें तुम्हारी आंखों से आपस में मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब जो तुम्हारे उगते हुए दांतों के दंतुरित मुस्कान है वो हमको क्या कैसी लगती है, बहुत ही अच्छी और सुंदर लगती है। इसी के साथ ये जो लेसन है यह दंतुरित मुस्कान का एक पार्ट तो समाप्त हो गया। अब दूसरी पार्ट में है फसल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं फसल कविता की ओर। बाबा नागार्जुन फसल कविता में क्या बताते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कहते हैं जो फसल की उपज होती है वो किसी एक या दो नदियों का नहीं, बल्कि कई हजार कई नदियों के पानी से फसल को क्या किया जाता है, सींचा जाता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अगली लाइन में कवि कहते हैं एक या दो का नहीं, बल्कि लाख लाख, कोट कोट का अर्थ है करोड़ करोड़ हाथों के लोगों के हाथों की मेहनत और किसान और मजदूरों के मेहनत से फसल क्या होती है, फसल की उपज होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुड़ था। और कहते हैं एक या दो नहीं, बल्कि कई जगहों के, हजार जगहों के अलग अलग मिट्टी के, उपजाऊ मिट्टियों की ये क्वालिटी है। उपजाऊ मिट्टियों से क्या होता है, फसल की अच्छी उपज प्राप्त होती है। यथार्थ की भावार्थ पूरा अगर लिया जाए तो बाबा नागार्जुन कहते हैं कि हमारे देश में जो फसल उगती है, जो फसल प्राप्त होती है, उस फसल में नदियों के जलों के द्वारा सींचा जाता है और किसानों और मजदूरों के द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है, और इसमें कई तरह के विविध उपजाऊ मिट्टियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा फसल हमको प्राप्त होती है। चलिए आते हैं अगली पंक्ति पर, आते हैं अगली लाइन पर। तो इस लाइन में कवि क्या कहते हैं कि फसल क्या है, अर्थात कि पूछते हैं कि फसल क्या है, और फिर आगे बताते हैं और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। अर्थात कि फसल जो है वह क्या है, नदियों के पानी का जादू है। अर्थात कि नदियों की पानी से उसको क्या किया जाता है, सींचा जाता है, और हाथों के स्पर्श की महिमा है। अर्थात कि किसानों के और मजदूरों के हाथों के परिश्रम से किया गया क्या है, मेहनत जो किया जाता है, उस मेहनत का पुण्य है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। और इसके साथ साथ बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि जो मिट्टी भूरी और भूरी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, संदली का अर्थ होता है चंदन जैसी मिट्टी की उर्वरता। चंदन, संदली का यहाँ पर अर्थ अगर मैं बता दूं तो चंदन जैसी, तो बता रहे हैं कवि क्या कर रहे हैं कि भूरी काली और चंदन जैसी मिट्टी के उर्वरता का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सूरज जो के किरणों का जो परिवर्तित रूप है उसका भी योगदान है। इसके साथ साथ हवा के थिरकन हवा की थिरकन, अर्थात कि हवा का भी इसमें क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात कि एक अच्छे फसल के निर्माण में इन सभी का योगदान है। अर्थात एक बार देख लेते हैं किसका किसका निर्माण है, तो नदियों के पानी के जादू का निर्माण, अर्थात नदियों की पानी का
की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ मजदूरों और किसानों के मेहनत की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ काली भूरी और संदली अर्थात कि चंदन जैसी मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ सूरज का जो परिवर्तित रूप होता है उसका भी ज़रूरत होता है। इसके साथ साथ हवाओं का जो छोटा रूप और बड़ा रूप है उसकी भी ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं, हम यह बताएंगे कि कभी कहना चाहते हैं कि एक अच्छे फसल के निर्माण में इन सभी चीज़ों का क्या होता है, ज़रूरत होता है। इन सभी चीज़ों का योगदान होता है। एक अच्छी फसल किसी एक के योगदान से नहीं बल्कि किसके योगदान से होती है? सबसे पहला नदियों की पानी का योगदान है। दूसरा कौन है? दूसरा किसानों और मजदूरों के मेहनत का योगदान है। और तीसरा आते हैं तो भूरी, काली और चंदन जैसी मिट्टियों का भी योगदान है उर्वरता को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ सूरज का जो रूपांतरित परिवर्तित रूप है उसकी भी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हवा का जो छोटा और बड़ा रूप है उसका भी योगदान है। अर्थात कि इन सभी के योगदान से एक अच्छे फसल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसी के साथ यह लेसन का व्याख्या यहीं पे समाप्त होता है।